ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2014 में फिज़िक्स के अंदर जितने भी सवाल आए उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस की। चलिए, तो अपन अपनी बातचीत शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है? इफ़ द फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास r। सो चलिए, here comes the फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर अपनी अप्रोच क्या रहेगी कि एक तरफ तो अपन लिखेंगे मास का डायमेंशन, दैट इज m1 l0 t0, राइट। और क्योंकि हमें मास के डायमेंशन को फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के थ्रू एक्सप्लेन करना है या डिपिक्ट करना है या शो करना है, तो हम दूसरी ओर लेकर के आएंगे फोर्स का फोर्स। लेकिन अगेन हम फोर्स को किसके टर्म्स में ब्रेक करेंगे? एम, एल और टी के टर्म्स में ही। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। बट फोर्स का कितना पार्ट इस डायमेंशन को क्रिएट करने में लगेगा हम नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर पावर में x आया। इसी प्रकार से वेलोसिटी lt-1 पावर में y एंड टाइम, सो t की पावर 1 एंड यहाँ पर होल पावर z। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? राइट हैंड साइड पर m वाली m वाले सारे पॉइंट्स को एक साथ, l को एक साथ और t को एक साथ लेकर के लिखते हैं। सो m की पावर x, फिर बनेगा l की पावर x प्लस y, और इसी प्रकार से t की पावर -2x माइनस वाई प्लस z। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म्स को या उनकी पावर्स को। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ m की पावर 1 है, वहीं राइट हैंड साइड पर m की पावर है x, तो क्लियरली x की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पर l की पावर 0, तो राइट हैंड साइड पर l की पावर क्या है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हुआ 0। क्योंकि x की वैल्यू पहले से 1 है, तो y हमारे पास कितना आएगा? -1। नेक्स्ट, टाइम की पावर 0 है, तो हम लिखेंगे -2x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 0। x इज 1, सो दिस विल बी -2, y इज -1, तो ये हो जाएगा +1 प्लस z इक्वल टू 0। ये ओवरऑल वैल्यू से हमें z की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। सो हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? फोर्स यानी F की पावर 1, लेंथ की पावर -1 एंड टाइम की पावर 1। और इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट बन रहा है? ऑप्शन 4। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट। इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस। 2 पीस each of mass m move perpendicular to each other with equal speeds v. The total kinetic energy generated due to explosion is। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि पहले 4m मास का एक ऑब्जेक्ट था, वो रेस्ट पर लाइक कर रहा था, लेकिन ये 4m मास का ऑब्जेक्ट 3 पीसेस में ब्रेक होता है। m मास के जो 2 पीसेस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर v स्पीड से भाग जाते हैं। तो क्लियरली 2m मास का जो पीस होगा वो कुछ इस प्रकार से v डैश स्पीड से भागा होगा। अब यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन अगर हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर आएगा हाफ mv² मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस हाफ 2m मल्टीप्लाइड बाय v डैश का स्क्वायर। ये आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि v डैश की वैल्यू क्या होगी, उसको निकाला कैसे जाएगा? सो उसके लिए हम आइडिया लगाएंगे या हम अप्रोच फॉलो करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। और इनिशियली भी अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 था, तो फाइनली भी सिस्टम का मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि m माइनस वी आई कैप प्लस m वी जे कैप प्लस 2m v डैश वेक्टर, राइट। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें दिखाई देगा 2v डैश वेक्टर इक्वल टू v आई कैप माइनस v जे कैप। तो v डैश की वैल्यू आ गई, v डैश का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो वो मैग्नीट्यूड हमारे पास में आएगा अंडर रूट ऑफ v/2 का होल स्क्वायर प्लस v/2 का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अच्छा, अब ये अगर हमारे पास आ चुका है तो हमें v डैश की वैल्यू भी मिल जाएगी। और v डैश यहाँ पर कितना होगा? तो ये जो 1/2 है ये तो कॉमन में बाहर आ गया। v² प्लस v² क्या बनेगा? 2v², और वो अंडर रूट में चल रहा है
तो इसको लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से √2v², यानी कि v/√2, राइट। तो यहाँ से हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो वो हमारे पास कितनी आएगी, तो ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रहा mv² प्लस 1/2 इंटू 2m मल्टीप्लाइड बाय v डैश का स्क्वायर कितना बनेगा, v²/2। तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में एक्सप्रेशन बनेगा mv² प्लस mv²/2, यानी कि 3/2 mv²। सो इसका अर्थ ये हुआ कि फाइनल आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3/2 mv²। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, सर्टेन क्वांटिटी of water cools from 70 degree Celsius to 60 degree Celsius in the first 5 minutes and to 54 degree Celsius in the next 5 minutes. The temperature of the surrounding is. Clearly ये सवाल जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाले पार्ट से पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो पहले सिचुएशन पे अपन अपना फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज डेल्टा टी 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि टाइम, तो टाइम लग रहा था 5 मिनट्स, इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ टी एवरेज। तो यहाँ पर टी एवरेज पहले केस के लिए कितना आएगा, 65 माइनस टी एस। तो ये तो गई पहली इक्वेशन। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन पे बात करते हैं। तो दूसरे केस में हमारा टेम्परेचर 60 से 54 आ चुका है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, 6। इसमें हमें टाइम लगा अगेन 5 मिनट्स, इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी एवरेज। तो यहाँ पर अपना टी एवरेज कितना रहेगा, टी एवरेज की वैल्यू फटाफट से कैलकुलेट करें भाई, 60 प्लस 54/2, क्या आई वैल्यू, क्या आई, ओके। तो 60 प्लस 54/2 गिव्स अस 57 माइनस टी सराउंडिंग। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे, इनका रेशियो लेकर के, तो बड़े इजीली हमें सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी, विच इन दिस केस कम्स आउट टू बी 45 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर कितना बना, 45 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Question number 4. Next question is, a monoatomic gas at a pressure P having volume V expands isothermally to a volume 2V. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि एक गैस थी जिसका इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम V है, उसको आइसोथर्मली जब एक्सपैंड किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम डबल हो जाती है। अब क्लियरली आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो प्रेशर हाफ हो गया होगा, ऑलराइट। फिर उसके बाद में क्या बोला गया कि इसे एडियाबैटिक प्रोसेस की सहायता से इसके वॉल्यूम को 16 टाइम्स कर दिया गया, ओके, 16V। और हमसे पूछा जा रहा है कि गैस का फाइनल प्रेशर यानी कि P डैश कितना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें एडियाबैटिक प्रोसेस की स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज P1V1 की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा डिप्लॉय करनी है। तो अपन लिखेंगे P1V1 की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। अब P1 यहाँ पर हमारे पास रहेगा P/2, V1 इज 2V। For monoatomic gas, gamma is going to be 5/3, क्योंकि गामा का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, इक्वल टू P2 की वैल्यू या P डैश हमें आइडेंटिफाई करना है। V2 होगा 16V और इसकी पावर 5/3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 16 को हम ये 2 को भी दूसरी तरफ ले गए, तो P/2 इज इक्वल्स टू P डैश मल्टीप्लाइड बाय 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5/3, राइट। सो दिस एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी P/2 इज इक्वल्स टू P डैश मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 15/3, यानी कि 2 की पावर 5। नाउ 2 की पावर 5 इज 32, सो P डैश विल बी इक्वल टू P upon 32 multiplied by 2, that is P upon 64। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल प्रेशर एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद में कितना होगा, P/64, एंड दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारे सामने है, SHM से है ये सवाल। द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x equal to a cos omega t. Which one of the following graphs shows correctly the variation of x with t? यहाँ पर एक प्रिंटिंग एरर है, वेरिएशन a with t नहीं, ये वेरिएशन, अच्छा यहाँ पर ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन ही पूछा जा रहा है और हमें
डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन प्रोवाइड की गई थी। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, ये इक्वेशन हमारे पास में है, राइट। अब हम ये बात जानते हैं दैट इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सिंपली यहाँ पर a क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A cos ओमेगा टी। यानी कि जो ओमेगा का यानी जो कॉस का ग्राफ आएगा उसमें हम एक नेगेटिव साइन और इंट्रोड्यूस कर दें तो मोर और लेस वही आपके एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ आना चाहिए। तो समय शून्य पर जब t की वैल्यू जीरो होगी तो ओमेगा टी भी जीरो होगा, एंड वी नो कि 0 डिग्री के एंगल पर कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 1। और उस केस में जब ये पूरा पार्ट 1 चल जा चुका होगा तब एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम होगा ओमेगा स्क्वायर ए, बट नेगेटिव सेंस में, राइट। सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और यहाँ पर ऑप्शन 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ऑप्शन 3 में ही सिर्फ दिखाई दे रहा है कि समय शून्य पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q, ओके। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली r। अब ये एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर या कंडक्टिंग स्फीयर में कहीं पर भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पर आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर आके डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो इनसाइड द स्फीयर देयर वोंट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इनसाइड द स्फीयर इट विल बी कांस्टेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि जब हम अनंत से चलते हुए आ रहे हैं तो इस स्फीयर के अंदर एंटर करने में पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन करना पड़ा वो हमारा पोटेंशियल है। तो अंदर भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो गई है पर पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ है। हाँ, अंदर हमने अगर कोई नया वर्क नहीं किया है, एक्स्ट्रा वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा, तो अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर अपना सिचुएशन क्या बनेगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो and the potential inside the sphere V inside will be constant. V inside will be constant. यानी कि क्वेश्चन 6 में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर्स। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in the wire is। तो इस सवाल के अंदर हमें पावर लॉस का कैलकुलेशन करना है। तो भाई पावर लॉस के लिए हमारे पास 2-3 फॉर्मूले अवेलेबल है। या तो हम लिखें V मल्टीप्लाइड बाई आई, लेकिन करंट नहीं पता, या फिर हम लिखें आई स्क्वायर आर, लेकिन करंट नहीं पता, या फिर लिखें V स्क्वायर बाई आर। हाँ, तो हमें वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, पर ये रेजिस्टेंस क्या है, पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस है, राइट। लेकिन हमें तो टोटल पावर लॉस चाहिए, तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है। क्लियर भाई, ये जो पावर लॉस हम लिखेंगे अभी V स्क्वायर बाय आर, ये तो पर किलोमीटर होने वाला पावर लॉस है, और हम कितने किलोमीटर चल लिए, 150 किलोमीटर्स। अब देखो, तो पर किलोमीटर 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 150, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 अपॉन 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 150, राइट। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 150। यस और नो? नाउ इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में हमारा चमचमाता हुआ आंसर रेडी हो जाएगा, एंड दैट इज 19.2 किलोवाट, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब पोटेंशियोमीटर, बट वेट अ मिनट, पोटेंशियोमीटर जो है वो हमारे सिलेबस का अब हिस्सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 9 मैग्नेटिज्म के दुनिया में से। टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर विद वन अबव अदर सच दैट O is their common point for the two. The wires carry current I1 and I2 respectively. Point P is lying at a distance D from O along a direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at the point P will be। इंटरेस्टिंग इसीलिए कहा मैंने क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए ये सवाल नहीं हिलने वाला। अब देखो, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि 2 वायर्स हमें प्रोवाइड किए गए,
एक वायर तो ये बना दिया मैंने, राइट, और दूसरा वायर जो है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। समझो अब जरा बात को, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है I1 और दूसरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है I2। अब इन दोनों ही वायर्स का अपन एक पॉइंट लेते हैं ओरिजिन पर, ये रहा अपना ओरिजिन वाला पॉइंट, और इस ओरिजिन वाले पॉइंट से कुछ दूरी पर, इस ओरिजिन वाले पॉइंट से कुछ दूरी पर, सच दैट कि ये जो डिस्टेंस d है वो दोनों ही वायर्स के परपेंडिकुलर है। तो ये d दूरी पर एक पॉइंट अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसको अपन ने बोल दिया पॉइंट P। अब हमें इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब क्लियरली अगर हम I1 करंट कैरी करने वाले वायर के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो यूजिंग राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आ जाएगा, लेट्स कॉल इट B1। सिमिलरली I2 वाले वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो वो आ जाएगी B2 एंड दैट टू अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जब अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करनी है B नेट, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, राइट, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में। अच्छा, B1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? सो B1 के लिए हम बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट आई, क्योंकि यहाँ पर वायर्स हमारे पास कैसे हैं, इनफाइनाइट, तो इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो B1 विल बी म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई डी एंड B2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई डी। बट जहाँ B1 वेक्टर हमारा y में है, B2 नेगेटिव x में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, एंड दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट passes through the galvanometer. If resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter will be। आइडिया बहुत सिंपल है कि जब हम गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो अगर 0.2% करंट हमारे गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है तो 99.8% करंट कहाँ से जाएगा, हमारे शंट रेजिस्टेंस से। और क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, डेल्टा वी अक्रॉस शंट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अक्रॉस जी। डेल्टा वी अक्रॉस शंट अगर हमें लिखना है तो इट विल बी I मल्टीप्लाइड बाय R। सो 99.8% ऑफ द टोटल करंट इज पासिंग थ्रू द शंट। करेक्ट है बात? तो ये हो गया हमारे पास में, शंट का रेजिस्टेंस हमने लिख दिया R, और गैल्वेनोमीटर के केस में हम लिखेंगे ओनली 0.2%, तो 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय जी। इसको जैसे ही अपन ने सिंप्लीफाई किया ये दोनों जीरो तो गायब हो जाएंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे आई भी तो आएगा, ये आई भी गायब हो जाएगा और हमें आर और जी में रिलेशन मिल जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, 0.2G, या यूँ कहें 2G डिवाइडेड बाय 998। सही बात है। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी G अपॉन 499। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने शंट रेजिस्टेंस का तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, पर क्या हमें यहीं पर रुकना है? नहीं, हमें तो एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर एमीटर वो कैसे आएगा, ये दोनों ही रेजिस्टेंस आर और जी पैरेलल में लगे थे, तो हम लिखेंगे आर जी अपॉन आर प्लस जी। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड दैट कम्स आउट टू बी G अपॉन 500। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सवाल में कहा जा रहा है, अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR ऑफ रेडियस R इज फॉलिंग with its plane vertical in a horizontal magnetic field as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed v is, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है, और क्लियरली अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये सवाल जो है वो एक क्लियर मोशनल ईएमएफ वाला क्वेश्चन है, और हम जानते हैं दैट मोशनल ईएमएफ में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV। यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड, L इज द सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द रॉड और द सेमी सर्कुलर रिंग। यहाँ पर अपने दो एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं, P और R, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, 2R। और अगर ये रिंग सेमी सर्कुलर रिंग V वेलोसिटी से नीचे गिर रही है
तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 2BVR, राइट। बट अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है और किस पॉइंट पर पोटेंशियल कम है, तो हम इस अजम्पशन के साथ में आगे बढ़ेंगे कि जब ये रिंग नीचे गिर रही होगी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो यहाँ पर इस रिंग पर एक होगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज भी v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है और हम राइट हैंड रूल का उपयोग करें, यानी कि हमारी फिंगर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और हमारी हथेली मैग्नेटिक फील्ड को देखती हुई, तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि जो हमारे अंगूठे का डायरेक्शन है वो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स का डायरेक्शन हमें देगा। यानी यहाँ पर इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इसके फलस्वरूप, इसके प्रभाव में ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ पे आएगा? पॉइंट आर पे, विच मीन्स पोटेंशियल एट आर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 2BVR एंड पोटेंशियल एट पॉइंट आर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट पी, राइट। और इसका मतलब ये हुआ दैट ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपनी बातचीत में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। ओके, तो यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी दी गई है 90% और 9/10। ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वोल्टेज है 200 एंड ट्रांसफॉर्मर में इनपुट पावर है P in 3 किलोवाट, राइट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, सो I secondary is 6 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल रेस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं करंट इन प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल में करंट हमें कैसे मिलेगा? इन दो फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से, क्योंकि हम जानते हैं दैट V प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू इनपुट पावर। V प्राइमरी इज 200, करंट इन प्राइमरी कॉइल वो हमें निकालना है, इनपुट पावर इज 3000 वाट। इनपुट पावर कितनी है? 3000 वाट। ऑलराइट, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो इनपुट प्राइमरी करंट कम्स आउट टू बी 15 एम्पियर, राइट। अब नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है सेकेंडरी कॉइल में करंट। अब सेकेंडरी कॉइल में करंट आइडेंटिफाई करने के लिए अब हम एफिशिएंसी वाले इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या हमें बताता है? इट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। नाउ इनपुट पावर इज 3000 watt and output power can be written as current in secondary coil, that is 6 ampere multiplied by voltage in secondary coil, जो कि अननोन है, हमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये 3 और यहाँ पर ये 2, सो इस डेटा को रीएडजस्ट करने पर हमें मिलेगा Vs इज इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि Vs की वैल्यू हो जाएगी 450 वोल्ट्स। यानी कि इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन 2 450 वोल्ट एंड 15 एम्पियर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। अब हम इस बात को जानते हैं कि अगर कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है तो वहां पर दोनों सोर्सेस के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होता है। क्लियरली यहां पर भी जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर है, यानी कि इस पॉइंट पर, ये जो भी पॉइंट है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुआ है। नाउ इफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हैज हैपेंड तो हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, विच मीन्स कि इस सवाल के लिए हमारी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू के। अब सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है? वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। ओके, अब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो इसकी सहायता से अपन फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर अपन ने सारी वैल्यूज भरी, 2 पाई बाय लैम्डा एंड डेल्टा एक्स इज लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 चला गया, यानी आपके पास फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई बाय 2, राइट। और यहां पर हम अपने टारगेट पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? I इज इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस स्क्वेयर डेल्टा फाई बाई 2, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इस सवाल के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है के मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वेयर। नाउ डेल्टा फाई इज पाई बाई 2,
डेल्टा फाई अपॉन 2 दैट इज पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 यानी कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, यानी कि हमारे टारगेट पॉइंट पर इंटेंसिटी हमें कितनी मिलेगी k/2, विच मीन्स फॉर क्वेश्चन 13 ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में कहा गया है हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी। अब यहां पर हमें सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस वेवलेंथ, इस मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन वाली जो वेवलेंथ है इसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है। सो वी विल सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा। सो यहां से इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी वो होगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तभी पॉसिबल है जब हमारा पार्टिकल या हमारा इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम ट्रैवल करे फ्रॉम n इक्वल टू 1, जिसका एनर्जी लेवल होता है 13.6 EV, टू n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 4 जिसका एनर्जी लेवल होता है 0.85, राइट। तभी जाकर के इनके एनर्जी डिफरेंस से ही हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। नाउ अब यहां पर हमारा पार्टिकल n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 पर चला गया, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का हम फॉर्मूला अप्लाई बड़े इजीली कर सकते हैं। नंबर ऑफ लाइंस विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 अपॉन 2, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें यहां पर दिखाई देंगी। और इसका मतलब ये हुआ दैट फॉर क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन 3 6 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपनी बातचीत में अगले प्रश्न की ओर। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ क्यू एनर्जी रिलीज्ड इज। तो यहां पर अगर हमें क्यू एनर्जी के बारे में चर्चा करनी है इन क्वेश्चन नंबर 15, तो हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं दैट टोटल एनर्जी ई नेट ऑफ रिएक्टेंट must be equal to net energy on the product side, right, on the product side। अब रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास में बैठा है लिथियम। लिथियम का पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी हमें दी गई है वो कितनी है 5.60, तो नेट बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी 5.60 मल्टीप्लाइड बाय लिथियम का मास नंबर दैट इज 7 इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पर हमें 2 हीलियम के न्यूक्लियाई प्रोवाइडेड है, एक हीलियम के न्यूक्लियाई के बाइंडिंग एनर्जी है 7.06, सो दिस विल बी इक्वल टू 7.06 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई थे 8 प्लस क्यू। इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो हमें इस केस में एनर्जी रिलीज मिलेगी 17.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करने पर क्यू की वैल्यू हमारे पास में आएगी 17.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो कायदे से तो -17.3 आ रहा है, हमने करके देखा है। और यहां पर आप ध्यान से देखो तो 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 और 8 के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा कैसे हो सकता है। और आपका कहना एकदम सही है, यहां पर मैथमेटिकल वैल्यू विल कम आउट टू बी -17.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट रिमेंबर क्वेश्चन में यह बात कही जा चुकी है दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, और फिजिक्स में हम ये जानते हैं कि नेगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, राइट। और यहां पर उस बात को पहले ही कॉल आउट कर लिया गया है, यानी कि पहले ही बोल दिया गया है कि भैया एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी बाहर जाएगी, एनर्जी की जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो माइनस में आएगी, ये बोल दिया है ऑलरेडी। तो यहां पर नेगेटिव साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर। तो एक्चुअली तीनों पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा हम डोपिंग करेंगे बैरियर पोटेंशियल उतना ही कम होगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। सिलिकॉन और आर्सेनिक दोनों ही सेमीकंडक्टर्स, बट दोनों ही अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग एटम्स, और उनके नेचर के हिसाब से उनका बैरियर पोटेंशियल अलग अलग होता है। जहां सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल आर्सेनिक के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सिमिलरली टेम्परेचर पर भी इसकी पूरी डिपेंडेंसी रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, यहां पर जो हमारा बैरियर रीजन है या डिप्लीशन रीजन है उसकी साइज में भी एक सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, विच मीन्स ऑल 3
पॉइंट्स आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्लियरली ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ हमें दिखा रखा है, ये एक सोलर सेल का ग्राफ है, जिसमें पॉइंट ए असल में रिप्रेजेंट करता है ओपन सर्किट वोल्टेज और पॉइंट बी रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट सर्किट वाले सिचुएशन में करंट। शॉर्ट सर्किट सिचुएशन मतलब कि सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है और उस केस में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो क्लियरली यहां पर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एक थियोरेटिकल सवाल, एक जानकारी बेस्ड सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ L। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो उसको लिखा जा सकता है A मल्टीप्लाइड बाय L। When the wire is subjected to a constant force F, extension produced in the wire is delta L. Which of the following graphs is a straight line? तो यहां पर कॉपर मटेरियल का कुछ ना कुछ यंग्स मॉडुलस जरूर रहेगा, और जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो उसके कारण स्ट्रेस डेवलप हुआ और इसके प्रभाव में स्ट्रेन आया डेल्टा एल अपॉन एल। राइट, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू या y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक काम करते हैं, डेल्टा एल को लेकर के जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और y को इस तरफ ले आते हैं। सो इक्वेशन विल बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई। अब इस इक्वेशन के हिसाब से तो लग रहा है कि डेल्टा एल और एल में एक डायरेक्ट रिलेशन है। राइट, डेल्टा एल और एल के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है क्योंकि एरिया भी वेरिएबल नेचर का है। ध्यान से देखो, सिर्फ यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया और लेंथ दोनों में वेरिएशन आ सकता है। तो एक काम करते हैं, एरिया को हम वॉल्यूम और लेंथ के टर्म्स में ही लिख देते हैं। तो एरिया क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू वी बाय एल। तो इसको लिखा अपन ने एफ एल अपॉन वी बाय एल मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का दिखेगा, डेल्टा एल इक्वल टू एफ अपॉन वी वाई मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। सो अब अगर ध्यान से देखा जाए, फोर्स कांस्टेंट, y की वैल्यू कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट, तो डेल्टा एल और एल स्क्वायर के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इनडायरेक्टली हमें इंटेंसिटी दी जा रही है। सो लाइट की इंटेंसिटी कितनी बताई जा रही है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 falls on a perfectly reflecting surface at normal incidence if the surface area is 15 centimeter square। एरिया हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। आगे, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इज। तो यहां पर अगर हमारी सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग नेचर की है तो प्रेशर कितना लगता है? 2I बाय सी। अगर प्रेशर से हमें फोर्स की बात करनी है तो फोर्स होगा हमारा 2IA by C, right? So 2 upon 3 into 10 की पावर 8 multiplied by area is 15 into 10 की पावर -4 multiplied by intensity that is 25 multiplied by 10 की पावर 4। और इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में करेक्ट आंसर बन के आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 19 एज ऑप्शन नंबर 2, that is 2.5 multiplied by 10 की पावर -6 न्यूटन। 2.5 multiplied by 10 की पावर -6 न्यूटन। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है अ पार्टिकल मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y आर 2 मीटर, 3 मीटर एट t इक्वल टू 0, 6 मीटर, 7 मीटर एट t इक्वल टू 2 एंड 13 मीटर, 14 मीटर एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 इज। सो हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है, v एवरेज। अब हम जानते हैं दैट v एवरेज इज अल्टीमेटली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है 5 सेकंड के टाइम इंटरवल में, तो टोटल टाइम टेकन इज 5 सेकंड्स एंड द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो t इक्वल टू 5 सेकंड्स पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट से 13, 14, तो उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा 13i कैप प्लस 14j कैप, राइट? एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप, राइट? सो यहां से 13 माइनस 2 11i कैप, 14 माइनस 3 दैट इज अगेन 11j कैप डिवाइडेड बाय 5।
और यहाँ पर ये प्लस का साइन आएगा, राइट, एंड दिस मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, हमें सवाल में क्या कहा गया है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 meters per second एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. Another projectile is fired from another planet with a velocity of 3 meters per second at the same angle, and it follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from Earth. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया अर्थ पे से, राइट, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया किसी और दूसरे प्लैनेट से, राइट. अर्थ के केस में द इनिशियल स्पीड वॉज 5 meter per second, एंगल इज थीटा. In case of other planet, the initial speed is 3 meter per second, angle is again theta. Question में ये कहा जा रहा है कि दोनों ही केस में the overall trajectory of the projectile is identical in nature, ठीक है. और हमसे पूछा गया है इस जानकारी को देकर के कि we are supposed to identify the acceleration due to gravity on the other planet. अब मेरा यहाँ पे कहना है कि अगर दोनों ही केसेस में अपना equation of trajectory is identical, तो हम ऐसा कह सकते हैं that maximum height achieved by the projectile in both the cases will also be equal. तो in case of Earth we will write it out as 5 square sin square theta divided by 2g equal to, and in case of planet we will write it out as 3 square sin square theta divided by 2 times acceleration due to gravity at that particular planet. तो sin square theta cancel out हो गया, 2 से 2 cancel out हो गया, तो g planet की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? g planet equal to 3 square by 5 square multiplied by g, or we can say 9 by 25 times g, राइट. इसको अब यहाँ पर g की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 9.8. यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन जैसे ही सॉल्व करेंगे we will get 3.5 meter per second square as the correct answer, which means option 1 is correct. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? A system consists of 3 masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over pulley P. The mass m1 hangs freely and m2, m3 are on a rough horizontal surface. इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें गिवन है. हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर m1 मास का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो कितना होगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक सिंपल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज F net external इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, राइट. नाउ एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करें तो एक्सेलरेटिंग फोर्स तो होगी सिर्फ और सिर्फ m1g, वहीं रिटार्डिंग फोर्स होगी फ्रिक्शन, जो कि m2 और m3 ब्लॉक पर लगने वाले फ्रिक्शन के कारण सिस्टम पर लग रही है. सो m1g माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाय g इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम विल बी a. तो इसको अपन जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू a m1g, या यहाँ पर m1 को कांस्टेंट बाहर लिया जा सकता है, m1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाय g. अच्छा, राइट. नाउ द फाइनल थिंग इज, क्योंकि m1, m2 और m3 की वैल्यू इक्वल है, राइट, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू m, तो फटाफट अपन इस इंफॉर्मेशन को भी इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में फिल इन करते हैं. तो विल गेट m माइनस म्यू टाइम्स ऑफ 2mg डिवाइडेड बाय 3m, राइट. सो यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया हर जगह से, एंड वी हैव गॉट 1 माइनस 2 म्यू multiplied by g upon 3, right, and which means that option 3 is correct. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर. The force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph as shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 second is. अब यहाँ पर अगर अपने को चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करनी है तो क्लियरली हम इस बात को जानते हैं दैट डेल्टा p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, यानी कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, और हमें फोर्स टाइम ग्राफ ऑलरेडी गिवन है. अब यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो ट्रायंगल, सबसे पहला जो ट्रायंगल है उसका एरिया और सबसे आखिरी में जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, ये दोनों तो पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे, और जो बीच में एक स्क्वायर काइंड ऑफ शेप हमारे सामने है उसका एरिया अपन
नेगेटिव के साथ में कंसिडर करेंगे, इंक्लूड करेंगे, राइट और ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद में जब अपन सभी के एरिया को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके साइन के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा दैट ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम इज 12 न्यूटन सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अ बलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a वेयर a इज लेस देन g। तो ये रहा हमारा बलून, इसका मास स्मॉल m। अब इस पर डाउनवर्ड फोर्स क्लियरली नीचे की ओर mg लग रहा होगा, पर कोई ना कोई फोर्स f ऊपर लग रहा है, क्योंकि तभी इस बलून का एक्सेलरेशन g के बराबर नहीं है। बट इस बलून का नेट एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, a के बराबर। सो यहां पर अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस f इज इक्वल्स टू ma। सिचुएशन नंबर 1। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। ओके, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा अपन कर देते हैं। यानी अब की बार अपन ने क्या किया कि इस m मास के बलून में से m डैश मास को हमने रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया। F फोर्स ऊपर लग रही है, रिड्यूस कर दिया है, तो डाउनवर्ड फोर्स विल नाउ बी m माइनस m डैश मल्टीप्लाइड बाई g। अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू f एंड बलून का जो नेट एक्सेलरेशन है a वो भी ऊपर की ओर ही है। तो यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन क्या बनेगा, f माइनस m डैश मल्टीप्लाइड बाई g इज इक्वल्स टू m माइनस m डैश मल्टीप्लाइड बाई a एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही अपन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमारे पास में m डैश की वैल्यू आएगी एंड दैट कम्स आउट टू बी 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस a एंड दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या कहा गया है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अ मासलेस स्ट्रिंग इज वूंड राउंड द सिलेंडर विद वन एंड अटैच टू इट एंड अदर हैंगिंग फ्रीली। तो क्वेश्चन में कुल मिला के ये बोला गया है कि एक सिलेंडर जो है उससे रस्सी को लपेटा गया है, राइट जैसे लट्टू होता है, लट्टू के साथ अपन रस्सी को लपेट देते हैं, बस वैसे ही इस सिलेंडर के साथ में रस्सी को लपेट दिया गया है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि रस्सी का टेंशन कितना हो, क्या हो कि उस टेंशन से सिलेंडर को घुमाने पर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ टेंशन। अब हम इस बात को जानते हैं कि टेंशन के कारण अगर अल्फा आने वाला है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। नाउ द टॉर्क विल बी टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर विल बी mr स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अच्छा, अल्फा हमें दे रखा है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर, बट क्लियरली वी आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन SI यूनिट। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ टेंशन की वैल्यू हमें निकालनी है, R से ये वाला R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेंशन का एक्सप्रेशन बनेगा मास विल बी 50 kg, रेडियस इज 0.5 डिवाइड बाई 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई, राइट। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 0.5 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि टेंशन हमारे पास में कितना आ रहा है 50 पाई न्यूटन। टेंशन कम्स आउट टू बी 50 पाई न्यूटन एंड इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे वी विल सी दैट द ओवरऑल टेंशन कम्स आउट टू बी 157 न्यूटन एंड दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 says the ratio of the accelerations of a solid sphere जिसका मास m और रेडियस r है rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling is। यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है, राइट। दोनों ही केस में सॉलिड स्फीयर है, मास भी m रेडियस भी r दोनों ही केसेस में, बट पहले केसेस में वो प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है और दूसरे केस में वो स्लिपिंग करते हुए यानी फिसलते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे केस में तो हम ऑलरेडी जानते हैं दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g sin थीटा, राइट। और रोलिंग वाले केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर, राइट। दिस विल बी द ओवरऑल फॉर्मूला। तो यहां से g sin थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड स्फीयर दैट इज 2/5 mr स्क्वायर, तो i अपॉन mr स्क्वायर कितना होगा 2/5। ये ओवरऑल वैल्यू आपको दिखाई देगी 1/7/5 एंड द ओवरऑल रेशियो विल बी 5:7, विच मीन्स इन दिस केस ऑप्शन 1 5:7 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27।
द डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड of earth with distance r from the center of earth is correctly represented by. तो clearly in this case option 1 will be correct. अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो अर्थ को हम ट्रीट करते हैं एज अ सॉलिड स्फीयर, राइट. नाउ वी नो दैट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या चलता है. ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला रहता है gm/r², यानी कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, as we are moving closer and closer, तो it will rise parabolically, right. and जैसे ही अपन स्फीयर के अंदर एंटर करते हैं and we are moving closer and closer towards the center, as we are moving closer towards the center, the gravitational field will linearly decrease, which means gravitational field और radius r के बीच में कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन, कुछ इस प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा जो कि ऑप्शन 1 में ही हमें दिखाई दे रहा है, एंड दैट मींस ऑप्शन 1 इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी. अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? अब यहाँ पर ब्लैक होल से लाइट एस्केप नहीं हो पा रही है, और अगर हमें धरती को ब्लैक होल बनाना है तो हमारे पास में एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है वी एस्केप वेलोसिटी, और उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, √2g मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, राइट. यही फॉर्मूला अपन यूज करते हैं. अब अगर हमें अर्थ को कंप्रेस करना स्टार्ट किया है और उस सिचुएशन तक ले जाना है कि वो ब्लैक होल बन जाए, तो यहां पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, राइट. अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं और सारा डेटा भर देते हैं, तो 2g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11, मास ऑफ अर्थ दैट इज 5.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24, राइट. जिस रेडियस तक हमने इसको कंप्रेस कर दिया तो नया रेडियस हमारे पास rp डैश आ चुका है, और यहां पर स्क्वायर करते ही ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16. अब जैसे अपन इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो rp डैश यानी कि अर्थ का नया रेडियस हमारे सामने आएगा एज 10⁻2 मीटर, 10⁻2 मीटर, और वी कैन से 1 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 29. अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल r. तो यहां पर छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, काफी सारी, n नंबर की हम ये मान करके बात कर रहे हैं, ऐसी n ड्रॉप्स हैं, राइट, जिनका रेडियस स्मॉल r है, एंड दे कोलीज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड वॉल्यूम v. ओके, तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारी ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप का क्रिएशन करती हैं जिसका रेडियस इज कैपिटल R. एंड यूं भी कहा जा सकता है दैट n मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, राइट. तो 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल क्यूब. तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम को इक्वेट करके कैपिटल N, कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया है. अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पर छोटी ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप का क्रिएशन कर रही हैं, एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट. अब यहाँ पर अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो चेंज इन एनर्जी, या यूं कहें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U विल बी इक्वल टू टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा E, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा E, चेंज इन द ओवरऑल सरफेस एरिया. तो उसको लिखा जाएगा T मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस n टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर. देयर वी गो, राइट. अच्छा, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें अगर हम डिनोमिनेटर में से r स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा n टाइम्स ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब डिवाइडेड बाय r. ओके, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल इक्वेशन, करंट इक्वेशन, यहाँ से हम 4 पाई को कॉमन ले लेते हैं. सो 4 पाई t मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर माइनस n टाइम्स ऑफ स्मॉल r स्क्वायर. अब ये इस वैल्यू को नीचे ले आते हैं. सो वी हैव गॉट 4 पाई t मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर माइनस r क्यूब अपॉन स्मॉल r, और इस पूरी इक्वेशन में हम r क्यूब को कॉमन ले लेते हैं. तो जैसे ही हम r क्यूब को कॉमन लेंगे वी हैव गॉट 4 पाई कैपिटल R का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय t 1 अपॉन कैपिटल R माइनस 1 अपॉन स्मॉल r, और इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड जैसे ही हम करेंगे
तो ये जो पोर्शन है ये हमारा टोटल वॉल्यूम V के बराबर हो जाएगा, राइट। और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल करके आएगा डेल्टा यू यानी कि चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू 3VT मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कैपिटल R माइनस 1 अपॉन स्मॉल r। ओके, तो यहाँ पर अब हम अगर एनर्जी रिलीज की बात करें तो इट विल बी 3, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें एनर्जी रिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो नेगेटिव साइन आएगा 3VT मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। और क्योंकि एनर्जी रिलीज के लिए बात हो रही है सो इट विल बी 3VT मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, राइट। Okay, moving on to the next question. Steam at 100 degrees Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degrees Celsius. All right. Next is question number 30. Steam at 100 degrees Celsius is passed into water at 10 degrees Celsius. When water acquires a temperature of 80 degrees Celsius, the mass of water present will be. So, यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है कि हम 10 डिग्री सेल्सियस के पानी को हीट सप्लाई करके कन्वर्ट कर रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस पानी में, राइट। और ये जो इनिशियली हमारे पास पानी था इसका मास कितना था 20 ग्राम्स। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, m ग्राम ऑफ कंडेंस्ड स्टीम, m ग्राम्स ऑफ कंडेंस्ड स्टीम, यानी कि स्टीम जो है वो पहले कंडेंस होकर के पानी बनेगी और उसके बाद में फर्दर ठंडी होगी फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं Q रिलीज्ड विल बी इक्वल टू, अगर हम m ग्राम्स ऑफ स्टीम के लिए बात कर रहे हैं तो पहले तो 540 मल्टीप्लाइड बाय m, फिर उसके बाद में अप्लाइंग द फॉर्मूला ms डेल्टा t, सो m s की वैल्यू 1, टेम्परेचर डिफरेंस इज 20, सो ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड 560 m एंड द ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस, सो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी इनिशियल मास ऑफ वाटर 20, specific heat 1 and the temperature difference is 70. So the overall energy required is 1400 calories. अब clearly यहाँ पर Q released और Q required दोनों के दोनों बराबर होंगी, right? तो जैसे ही अपन इन दोनों को equate करेंगे, solve करेंगे, हमें M की वैल्यू मिल जाएगी। और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में जब हमें फाइनल मास की बात करनी है, M final of water, so that will be equal to initial मास ऑफ वाटर जो शुरुआत से था 20 ग्राम्स प्लस जो स्टीम कंडेंस हुई है, एंड इन दिस केस दैट कंडेंस स्टीम इज ऑफ मास 4 ग्राम, यानी टोटल वाटर हमारे पास कितना होगा 24 ग्राम्स, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये तो एकदम फॉर्मूला में से ही क्वेश्चन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस A B C D A एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल इज, तो यहाँ पर नेट वर्क डन विल बी 0, वाई, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो देर आर 2 ट्रायंगल्स, द लोअर वन इज क्लॉकवाइज इन नेचर वेयर एज द अपर वन इज एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर, तो जितना एरिया हमारा लोअर ट्रायंगल कवर कर रहा है इन पॉजिटिव सेंस उतना ही एरिया अपर ट्रायंगल कवर कर रहा है इन नेगेटिव सेंस, तो टोटल एरिया कवर्ड यहाँ पर 0 हो जाएगा एंड दैट मीन्स टोटल वर्क डन विल ऑल्सो बी 0, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं अपनी बातचीत में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप closed at one end of length 85 centimeter whose frequencies lie below 1250 hertz are. So यहाँ पर first of all what we will do is we will calculate the natural frequency या यूँ कहें fundamental frequency of the pipe, और क्योंकि पाइप जो है वो एक तरफ से closed है तो यहाँ पर अपना frequency का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, it will be 2n-1 multiplied by v upon 4l, right? अच्छा, ये speed of sound v एंड 4l, इस पूरे पोर्शन को कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में वैल्यू आती है 100, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 तक भर के चेक करेंगे कि कहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 1250 हर्ट्ज से ज़्यादा होने लगती है, और चेक करने के बाद में ये पाया जाता है दैट n इक्वल टू 5 तक हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है f इक्वल टू 1100, और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर n की वैल्यू 6 भरी जाएगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1250 से आगे चली जाएगी, विच इज़ नॉट परमिसेबल, राइट।
एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर नेचुरल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑसिलेशंस आर 5, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बातचीत में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। इफ n1, n2 and n3 are the fundamental frequencies of three segments into which the string is divided, then the original fundamental frequency of the string is given by। अब ये सवाल जो है वो देखने में तो काफ़ी कठिन सा, टफ सा लग रहा है, बट ये सवाल उतना कठिन है नहीं। ध्यान से देखें ज़रा। तो ये स्ट्रिंग जिसकी लंबाई L, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसकी लंबाई है L1, L2 एंड L3। अब हम इस बात को जानते हैं कि चारों सिचुएशंस में, चाहे स्प्रिंग अपनी पूरी की पूरी इकट्ठी हो या फिर पीसेस में डिवाइडेड हो, इन चारों केसेस में जो टेंशन है और जो मास पर यूनिट लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी, वो चारों के लिए बराबर है। यानी कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ साउंड इन ऑल 4 सिचुएशंस इज गोइंग टू बी इक्वल। अब पहले वायर के लिए अगर फ्रीक्वेंसी है n, तो n को लिखा जाएगा v/4L, करेक्शन, n को लिखा जाएगा v/2L। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, राइट। सिमिलरली n1 को लिखा जाएगा v/2L1, n2 को लिखा जाएगा v/2L2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। n3 हो जाएगा v/2L3, राइट। नाउ अब हम इस बात को जानते हैं दैट L कैन बी रिटन एज L1 प्लस L2 प्लस L3, राइट। सो L को लिखा जाएगा v/2n इज इक्वल्स टू v/2n1 प्लस v/2n2 प्लस v/2n3, और यहाँ से v/2 कैंसिल आउट अगर हो जाए तो आपकी इक्वेशन बनेगी 1/n इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन 1 1/n इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो एक टिपिकल सवाल है डॉपलर इफेक्ट का, पर जैसा कि हम जानते हैं कि डॉपलर इफेक्ट अब हमारे सिलेबस से बाहर है, इसलिए अब अपन को इस सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सेज इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय v इक्वल टू 6x माइनस 8xy प्लस 6yz माइनस 8y, राइट। और हमें आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑफ 2 कूलम एट पॉइंट 1,1,1। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, तो डेल वी बाय डेल एक्स, इस पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 6 माइनस 8y आई कैप। y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो हमें मिलेगा माइनस 8x प्लस 6z माइनस 8j कैप। इसी प्रकार से k के z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर वी विल गेट 6y k कैप एट 1,1,1। जैसे ही x y z तीनों में हम वैल्यूज भरते हैं 1, सो हमें मिलेगा माइनस 2 आई कैप, देन आफ्टर दैट माइनस 10 जे कैप प्लस 6 के कैप। नेगेटिव साइन को अंदर ले आते हैं, सो इट विल बी 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस करेक्शन माइनस 6 के कैप, राइट, न्यूटन पर कूलम। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इट विद द चार्ज, तो यहाँ से हमें फोर्स मिलेगी एंड जैसे ही अपन इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट टू द करेक्ट आंसर। एंड इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 4√35 न्यूटन। तो इसको पूरा सॉल्व करने पर जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा इट विल बी 4√35 न्यूटन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। 2 thin dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2 are inserted. हमें बताना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E between the plates with distance D as measured from plate P is correctly shown by। तो जैसे उस रीजन में जहाँ पर कोई डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रभाव पड़ेगा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द ग्राफ्स आर। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दैट इन ऑप्शन 1 डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, राइट।
बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड इन दिस केस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है दैट K2 इज ग्रेटर देन K1, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा है, तो क्लियरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगी वो होगी डाइलेक्ट्रिक नंबर 2, यानी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें? ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं बातचीत में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। The resistances into the two arms of the meter bridge are 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is 1.6 times of L1. The resistance R is. Let's solve question number 38. So question में initially तो Wheatstone bridge के concept को follow किया जा सकता है, that is 5 upon R is equals to L1 divided by 100 minus L1. That is equation number 1. दूसरी इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है, या दूसरे सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है कि आर रेजिस्टेंस को उसी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के साथ शंट किया गया है, यानी अब हमें आर की जगह क्या दिखाई देगा? R/2. सो वी विल राइट 5 अपॉन R/2 इज इक्वल्स टू, और L1 की जगह क्या आ जाएगा? 1.6 टाइम्स ऑफ L1. सो इन सेकेंड केस जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके अननोन रेजिस्टेंस R के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस R लगा दिया गया है, तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना बनेगा? R/2. अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट अप्लाई करें तो 5 डिवाइडेड बाय R/2 इक्वल टू 1.6 टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.6 टाइम्स ऑफ L1, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट कम्स आउट टू बी R इक्वल टू 10 ओम, यानी कि ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Following figure shows the arrangement of bar magnets in different configuration. Each magnet has magnetic dipole moment m. Which configuration has highest net magnetic dipole moment? अब अगर इन सारे मैग्नेट्स को ऑब्जर्व किया जाए तो थर्ड मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा मिलेगा. एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि इस केस में दोनों ही मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके बीच में सबसे कम एंगल है, एंड दैट इज 30 डिग्री. इन ऑप्शन 1 द एंगल इज 90 डिग्री, ऑप्शन 2 में 180 डिग्री, ऑप्शन 4 में 60 डिग्री, ऑप्शन 3 में ही सबसे कम एंगल है, इसलिए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस केस में मैक्सिमम होगा ही होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 40. द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए. द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए. तो ये रहा हमारे पास में एक ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसका एंगल है ए, प्रिज्म एंगल. वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज सिल्वर, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस जिसको सिल्वर कर दिया गया है. लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, तो दिस इज द नॉर्मल. ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे 2a का एंगल बनाते हुए ये इंसिडेंट हो रही है. आगे क्या कहा गया है कि जो सिल्वर्ड सरफेस है उससे टक्कर करने के बाद में लाइट रे वापस अपने रास्ते पर लौट आती है. इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो सिल्वर्ड सरफेस से टक्कर कर रही है 90 डिग्री के एंगल पर, यानी इट इज़ अ केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस. राइट नाउ अगर ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज a, तो ये एंगल हुआ 90 माइनस a, और ये एंगल कितना हुआ? a के बराबर. सो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2a इज इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन a. राइट नाउ साइन 2a को अगर ओपन किया जाए इट विल बी 2 साइन a कॉस a इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन a. राइट अब साइन a से साइन a कैंसिल हो गया, एंड म्यू विल बी इक्वल टू 2 कॉस a, एंड दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड बाय, इफ इंक्रीज्ड देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप उनके मैग्नीफाइंग पावर में क्या चेंजेस आएंगे? वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमें बताना है. इन दिस केस माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो तो डिक्रीज हो जाएगी, बट टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर विल श्योरली इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42. अ बीम ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स falls on a single slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. तो कैपिटल D की वैल्यू 2 मीटर, लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर, स्मॉल d और a इक्वल टू 1 mm. और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज. अब हम जानते हैं दैट इन केस ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जैसे ही खत्म होती है उसके बाद में हमारी फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस स्टार्ट होती हैं.
यानी कि जो ओवरऑल विड्थ होती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, उतना ही सेपरेशन होगा दोनों डार्क फ्रिंजेस के बीच में. सो द सेपरेशन विल बी इक्वल टू 2 times of d lambda by a. This will be the overall separation. और यहाँ पर जैसे ही हम सारे के सारे डेटा को सॉल्व करेंगे, द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 43. When the energy of incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of photoelectrons increased from 0.5 to 0.8. The work function of the metal is. All right. So question is saying कि initially जब kinetic energy E के बराबर ही थी, correction, जब incident energy E के बराबर थी, तब kinetic energy was 0.5. So 0.5 equal to E minus the work function phi. अब नई kinetic energy K dash becomes 0.8. एंड जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 20% से बढ़ गई है, यानी कि अब 1.2 टाइम्स हो गई है. एंड द वर्क फंक्शन इज स्टिल द सेम. राइट. अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों ही इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी. तो 0.2 टाइम्स ऑफ ई, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 0.2 टाइम्स ऑफ ई इक्वल टू 0.3, यानी कि ई की वैल्यू आ गई 3/2 और 1.5. राइट. इस डेटा को जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन में फिल इन करेंगे, वी विल गेट फाई इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 44. इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि इनिशियली अगर काइनेटिक एनर्जी k के बराबर थी, और हम जानते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, तो अब जो लैम्डा फाइनल होगा दैट विल बी h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m 16 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जैसे ही ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, इट विल बी h डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2m ke, यानी कि जो नई वेवलेंथ है वो पुरानी वाली वेवलेंथ की 1/4 है. तो कितना परसेंटेज इसमें चेंज आया? 75%, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट. राइट. परसेंटेज चेंज कितना आया है? 75%, क्योंकि अब ये बाय 4 हो चुकी है. ऑल राइट. मूविंग अहेड, ऑफ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A radioisotope X with half-life, a radioisotope X with half-life 1.4 multiplied by 10 की power 9 years decays into Y, which is stable. A sample of the rock from the cave was found to contain X and Y in the ratio 1:7. The age of the rock is. अब देखो भी ध्यान से, हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है X, वो डीके होता है y में. समय की शुरुआत पर इनिशियली x था 8 टाइम्स ऑफ n0, और कुछ समय बाद एट t इक्वल टू t x तो बचा है सिर्फ n0 और y हो चुका है 7 टाइम्स ऑफ n0. राइट. y कितना हो चुका है? 7 टाइम्स ऑफ n0. अब हमसे पूछा जा रहा है द एज ऑफ द रॉक इज. तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में अब कितने एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं? पहले के कंपैरिजन में 1/8 ही एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं. तो अगर 1/8 ही एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं तो कितनी हाफ लाइफ निकल चुकी हैं? यहाँ पर 3 हाफ लाइफ ऑलरेडी जा चुकी हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि पहली हाफ लाइफ में आधा, दूसरी हाफ लाइफ में आधे का आधा यानी 1/4, तीसरी हाफ लाइफ में 1/4 का भी आधा दैट इज 1/8. तो यहाँ पर क्लियरली 3 हाफ लाइफ जा चुकी हैं. अगर एक हाफ लाइफ है 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 ईयर्स की, तो 3 हाफ लाइफ कितने की होंगी? राइट. और उसी के बेसिस पे अपना ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट, दैट इज 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 ईयर्स. ओके, एंड दैट्स इट इन टुडेज डिस्कशन. आगे मिलेंगे हम अगले ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए. ओके.